आप सभी का आपके अपने चैनल ईड स्टार हिंदी पर मैं प्रमोद कुमार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब हम लोग जेपीएससी मेन एग्जाम सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें पत्र 2 हिंदी भाषा और साहित्य के पूरे सिलेबस को मैं कवर करने का प्रयास करूंगा। मैंने यह सोचा था, मुझे मेरे कई विद्यार्थियों ने भी यह कहा कि आप जेपीएससी मेन एग्जाम सीरीज में हिंदी पेपर 2 का जो सिलेबस है उस पर वीडियो बनाएं। तो मैं इस दिशा में आगे बढ़ते हुए आज लेकर के आया हूं आपके लिए सिलेबस और छठी जेपीएससी का जो प्रश्न पत्र है, मुख्य परीक्षा का पेपर 2 का हिंदी भाषा और साहित्य में, उसका हम लोग विश्लेषण करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार से हम उसकी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण पेपर है मुख्य परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए, और इसके द्वारा आप 150 अंकों में बेहतर अंक प्राप्त करके अपने परीक्षा फल को बेहतर कर सकते हैं और अच्छी रैंकिंग प्राप्त कर सकते हैं। तो एजुकेशनल वीडियोस के लिए और जेपीएससी मेन एग्जाम सीरीज में पेपर 2 के पूरे सिलेबस के वीडियो के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। आइए हम लोग बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। और यह सिलेबस जो आपके सामने है, ये हिंदी पेपर 2 का सिलेबस है, जिसे मैंने डाउनलोड किया है जेपीएससी की वेबसाइट से। थोड़ी प्रिंटिंग एरर है इनमें, और जो कि मूल रूप से वहाँ उपलब्ध जेपीएससी के वेबसाइट पे पाठ्यक्रम है, उसमें ये त्रुटियां हैं। तो मैं बोलता हुआ इसे ठीक करता चला जाऊंगा। तो चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं इस ओर। तो देखिए, हिंदी भाषा एवं साहित्य का यह जो पेपर 2 है, यह 3 घंटे का समय इसमें आपको दिया जाएगा, और इस 3 घंटे में आपको यह प्रश्न पत्र हल करना है, और इसके द्वारा आप 150 अंकों का उत्तर लिखेंगे। 150 अंकों के लिए इस प्रश्न पत्र को लिखेंगे। तो देखिए, इसको 2 खंडों में बांटा गया है। ये 2 खंडों में विभक्त है। पहला, हिंदी भाषा का इतिहास, काव्यशास्त्र, प्रयोजन मूलक हिंदी और व्याकरण, यानी कि 4 उपखंड इसमें हैं। और खंड 2 जो है, हम लोग उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास के अलावे कुछ उपन्यास, नाटक, काव्य और कहानियों को देखेंगे। साथ ही साथ एक निबंध लेखन का प्रश्न होगा। तो पहले हम लोग खंड 1 पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, खंड 1 में जो हिंदी भाषा का इतिहास है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इससे से अधिक सवाल इस खंड में पूछे जाते हैं, जिसमें हिंदी का उद्भव और विकास, अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी, भाषा परिवार का वर्गीकरण, ध्वनि विज्ञान, देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास, देवनागरी लिपि के गुण एवं दोष, इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था छठी जेपीएससी में। हम लोग इसे देखेंगे। शब्द शक्ति, शब्द भंडार, बोलचाल की भाषा, रचनात्मक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी। तो ये इसका सबसे बड़ा भाग है खंड 1 का, जो कि विस्तृत है, और इससे प्रश्न भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। दूसरा है काव्यशास्त्र। काव्यशास्त्र में हम लोग काव्य का जो शिल्प होता है, उससे संबंधित चीज़ों की जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसमें कि काव्य की परिभाषा, काव्य के लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, साधारणीकरण, रस, छंद, अलंकार। तो इन सारे चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। तीसरा है प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रयोजन मूलक हिंदी से तात्पर्य वह है कि किसी भी प्रयोजन में, चाहे वह कार्यालय हो, चाहे वह संचार का साधन हो, चाहे वह व्यवसाय हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे नियम कानून हो, संविधान हो, इन सब के लिए जो एक निश्चित प्रारूप की हिंदी का प्रयोग किया जाता है, वही प्रयोजन मूलक हिंदी है। तो इससे संबंधित विभिन्न उपभागों को आपको जानना है। और चौथा है व्याकरण। व्याकरण तो सामान्यतया सारे लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी
एक बार इसे रिवाइज करने की आवश्यकता है, और इसमें जो आप प्रश्न का उत्तर लिखेंगे आप बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, हिंदी बहुत अंकदायी विषय है, बशर्ते कि आप बेहतर तरीके से लिखते हैं। आपको ध्यान होगा कि जब झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं होती थी और मुख्य विषय के रूप में ऑप्शनल जो पेपर्स होते थे दो, उसमें एक हिंदी लोग लेते थे। और किसी भी सिविल सेवा में हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए हिंदी बहुत अंकदायी रहा है। और इसलिए जेपीएससी की तैयारी करने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए यह पेपर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप तैयारी अच्छी करते हैं तो ये आपके लिए बोनस पॉइंट होगा, और ये आपकी रैंकिंग को, आपके चयन की संभावना को बेहतर कर देगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं खंड 2 की ओर। देखिए, खंड 2 जो है इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, यहाँ भी 4 उपखंड हैं, हम लोग चारों को देखेंगे। तो देखिए, यहाँ आप अगर देखें तो यह है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की समस्या और परंपरा। तो हिंदी साहित्य लेखन का जो प्रारंभ हुआ है उस समय से लेकर के विशेष करके हिंदी साहित्य को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने का सबसे ज़्यादा श्रेय जो है वो रामचंद्र शुक्ल जी को जाता है। लेकिन उनके पहले भी हिंदी इतिहास लेखन की परंपरा प्रारंभ हो चुकी थी, और लेकिन उसमें कई समस्याएं आई, तो उस पर चर्चा है करनी है। साहित्य इतिहास दर्शन है, काल विभाजन है जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आधुनिक काल में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, गद्य। इसके बाद जो विभिन्न विधाएं हैं गद्य की, चूंकि काव्य पूर्व से चलता था और गद्य जो आधुनिक काल में आया है, तो उसमें जो हिंदी साहित्य की विधाएं हैं, जो जिनमें मुख्य विधाएं हैं कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, आलोचना, निबंध। इसके अलावे जो अन्य उपविधाएं हम उनको कहें या उतना ज़्यादा प्रचलित विधाएं नहीं हैं, उनमें संस्मरण है, रेखाचित्र है, रिपोर्टाज है, आत्मकथा, जीवनी का उद्भव, विकास। तो इन सारे चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। साथ ही जो मुख्य कवि हैं, कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, नाटककार हैं, आलोचक हैं, उनकी रचनाओं का सामान्य परिचय भी प्राप्त करना है। तो यह एक अपने में बहुत महत्वपूर्ण और बृहद भाग है, और इसका ये जो है जब इसका अध्ययन आप करते हैं तो इससे बाकी का जो क्षेत्र है उसको समझने में आपको बहुत मदद मिलती है हिंदी साहित्य से संबंधित। तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि इसमें आलोचनात्मक और व्याख्यात्मक रूप से कुछ रचनाएं हैं जिसको पढ़ना है। तो किन रचनाओं को पढ़ना है? देखिए, इसमें आपको कबीर को पढ़ना है। ये सारे कवि हैं, कबीर हैं, सूर हैं, तुलसी हैं, बिहारी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, निराला हैं, अज्ञेय हैं, इसके अलावा रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो हम लोगों को जो पढ़ना है इसमें, उसमें कबीर की कबीर ग्रंथावली, और इसमें 50 साखियों को पढ़ना है। इसके बाद सूरदास का भ्रमर गीत। भ्रमर गीत में लगभग 100 पद हैं, लेकिन इसमें प्रारंभिक 50 पद जो रामचंद्र शुक्ल जी ने संकलित किए उन्हें ही पढ़ना है। फिर तुलसीदास के रामचरितमानस का एक कांड अयोध्या कांड पढ़ना है। बिहारी का जो बिहारी रत्नाकर है, जिसके संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर है, इसीलिए इसका नाम बिहारी रत्नाकर पड़ा। तो इसमें बहुत सारे दोहे हैं, 700 से अधिक दोहे हैं, जिनमें कि आपको 10 दोहे पढ़ने हैं, संख्या दिया गया है। तो इसके बाद जयशंकर प्रसाद की कामायनी, जिसमें 15 सर्ग हैं, लेकिन इसमें आपको श्रद्धा सर्ग पढ़ना है। फिर निराला की राम की शक्ति पूजा, लंबी कविता है, इसे पढ़नी है। अज्ञेय का कितनी नावों में कितनी बार पढ़ना है, और दिनकर का कुरुक्षेत्र पहला भाग पढ़ना है। तो इस प्रकार से ये पूरा जो है आपके लिए ये सिलेबस है। अगर आप देखें तो बहुत बड़ा नहीं है, हाँ यह थोड़ा सा चयनित करके लिया गया है। तो मैं प्रयास करूंगा, मेरा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में पीडीएफ के रूप में आपको जो जो दोहे पढ़ने हैं उनको उपलब्ध कराने का प्रयास करूं, चाहे वह कबीर के वे 50 साखियां हैं या सूर के 50 प्रारंभिक पद हैं, भ्रमर गीत से तुलसीदास का अयोध्या कांड, ये तो आपको मिल भी जाएगा एक जगह। तो ये बिहारी के का जो बिहारी रत्नाकर में ये सब जो दोहे हैं, क्रम संख्या जो दिया गया है, तो इन सारी चीज़ों को मैं उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा पीडीएफ में। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
और आगे देखें तो हम देखते हैं कि मुक्ति बोध का अंधेरे में, ये भी एक लंबी कविता है जिसका पहला जो भाग है ये पढ़ना है। तो मुक्ति बोध के अंधेरे में का पहला, तो ये इस प्रकार से ये सारे कवि हो गए जिनको आपको पढ़ना है। अब हम लोग गद्य की ओर चलें। ये पद्य की बात थी, तो गद्य में नाटक पढ़ना है, उपन्यास पढ़ना और कहानियां पढ़नी है। तो देखिए नाटक जो है, इसमें 3 नाटक आपको पढ़ने हैं। भारत दुर्दशा जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है, जयशंकर प्रसाद जो कि चंद्रगुप्त का जो कि जिन्होंने चंद्रगुप्त लिखा है, और आधे अधूरे जो मोहन राकेश का नाटक है। तो इस प्रकार से ये 3 नाटक हैं जिन्हें आपको पढ़ना है। इसका आलोचनात्मक और व्याख्यात्मक अध्ययन करना है। उपन्यासों की हम बात करें तो गोदान तो लगभग सभी मुख्य परीक्षाओं में, सिविल सेवा परीक्षाओं में गोदान महिलाच और राग दरबारी को लिया ही गया है, और जेपीएससी ने भी इसे रखा है। पूर्व के भी सिलेबस में जब ऑप्शनल हिंदी था उस समय भी यह उपन्यास रखे गए थे। आइए हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार से ये 3 नाटक और 3 कहानियाँ, थोड़ा संक्षिप्त किया गया पूर्व से, लेकिन फिर भी यह बहुत ज़्यादा संक्षिप्त नहीं, इन्हें पढ़ना होगा ताकि आप बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। देखिए इस पेपर को अगर हम यूं ही छोड़ देते हैं तो यह हमारे लिए नुकसानदेह होता है, इसलिए ज़रूरी है कि इसे विस्तार से जानते हुए थोड़ी हम इसकी जानकारी प्राप्त करें और इसका अध्ययन करें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पाते हैं कहानियों की बात हम करते हैं। तो देखिए कहानी में ये प्रेमचंद्र नहीं है, प्रेमचंद हैं। ये प्रेमचंद हैं जिनकी 4 कहानी आपको पढ़नी है। कफन, ईदगाह, बूढ़ी काकी और नमक का दरोगा। कहानी पढ़ना थोड़ा सरल है, कहानी छोटी होती है और ये ध्यान में हमारी ज़्यादा आसानी से रह जाती है। तो कहानियों की आप तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसमें देखिए ईदगाह तो 11 की कक्षा में भी पढ़ाई जाती है, ये बाल मनोविज्ञान की कहानी है। इसके अलावा ये सारी कहानियाँ बहुत अच्छी हैं। तो ये कहानी है जैनेन्द्र कुमार की पाजेब, प्रतिनिधि कहानी है। जयशंकर प्रसाद की गुंडा, यशपाल का अभिशप्त, भीष्म साहनी का चीन चीफ की दावत, उषा प्रियंबदा का वापसी, ज्ञान रंजन की कहानी पिता, ओम प्रकाश वाल्मीकि की यह अंत नहीं, और चंद्र शर्मा गुलेरी की हुस्ने खारा जो कि हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है। अभी भी उन्होंने मात्र एक कहानी लिखी थी गुलेरी जी ने, और वह कहानी हिंदी के साहित्याकाश में एक महत्वपूर्ण स्थान ले पाया। इसके बाद निबंध लेखन है, समसामयिक, राजनीतिक प्राकृतिक विषयों पर निबंध लेखन। और इसके लिए निबंध लेखन से संबंधित 2 वीडियो मैंने डाले हैं अपने चैनल पे, आप वहां जाकर के इसे देख सकते हैं। वो एडुस्टार हिंदी मेरा जो चैनल है, इस पर मैंने लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। निबंध से संबंधित प्रश्नों का, उसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में सहायता मिलेगी। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, और ये सिलेबस आपके सामने, मैंने सिलेबस पर चर्चा की विस्तृत रूप से, और इसमें जो भी चीज़ें हैं जो कि आपको एक जगह उपलब्ध नहीं होंगी उसे मैं प्रयास करूंगा कि जैसा मैंने कहा कि पीडीएफ के रूप में आपको उपलब्ध करा दूं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न पत्र को देखते हैं, जो कि 6ठी जेपीएससी मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र है। तो इसमें देखिए ये 150 अंकों का 3 घंटे का प्रश्न पत्र है, जिसे 2 भागों में बांटा गया है। एक है भाग 1, जिसमें कि कुल 4 प्रश्न होंगे, और दूसरा है भाग बी, जिसमें कि कुल 4 प्रश्न होंगे, यानी कुल मिलाकर के 8 प्रश्न हैं। कुल मिलाकर के 8 प्रश्न हैं, और इसमें से 6 का उत्तर देना है, जिसमें से 6 का उत्तर आपको देना है, और 1 और 5 अनिवार्य है, जिसमें 7-7 प्रश्न हैं, जिसमें 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। ये थोड़े छोटे प्रश्न हैं जिनका उत्तर थोड़ा कम शब्दों में लिखना है। और 1 और प्रश्न संख्या 5 जो है के अतिरिक्त प्रत्येक खंड में कम से कम 1 और कुल 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। यानी अगर आप 1 और +2 करके देते हैं तो दोनों में
एक और पांच के अलावा दो दो प्रश्नों का उत्तर देना होगा। लेकिन अगर आप तीन प्रश्न का उत्तर दे पाते हैं किसी से, तो दूसरे से आपके पास मात्र एक प्रश्न देने का ऑप्शन रहेगा, आराम से आप चयन करके दे सकते हैं। तो तैयारी करते समय आपको ये देखना होगा कि आपको किस खंड की तैयारी में ज़्यादा मन लगता है, ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस करें। आइए हम लोग प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, ये छठी जेपीएससी के मुख्य परीक्षा का द्वितीय पेपर का मैंने चित्र डाला है। इसमें आप देखिए कि प्रश्न संख्या एक में 7 प्रश्न हैं, और इनमें से अगर हम देखें तो 5 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य, ये पूरा अनिवार्य है, तो इसे तो हमें देना ही होगा, इसे हम छोड़ नहीं सकते। इसमें आप देखिए कि ये हिंदी भाषा का इतिहास से प्रश्न है, ये हिंदी भाषा के इतिहास से संबंधित प्रश्न है, ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, ये प्रयोजनमूलक हिंदी से संबंधित प्रश्न है, ये काव्य भाग से संबंधित प्रश्न है, काव्य सिद्धांत से, और ये देवनागरी लिपि, ये भी आपका हिंदी भाषा के इतिहास संबंधित जो उपखंड है उससे संबंधित है, और ये आपका काव्य सिद्धांत संबंधित प्रश्न है। तो हम अगर देखें तो देखिए, ये एक दो और तीन, तीन जो है सो आपके काव्य भाषा का साहित्य से प्रश्न है, और दो ये और ये काव्य सिद्धांत से संबंधित प्रश्न है। इस प्रकार 5 प्रश्न हम कर सकते हैं अगर दो भाग को बेहतर तरीके से करें। ऐसे व्याकरण तो आप पढ़ेंगे ही। तो आप देखिए, जैसे ही आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, तो वहाँ आप पाएंगे कि यहाँ भी एक काव्य शास्त्र से प्रश्न है, और एक जो प्रश्न है ये आपका हिंदी भाषा के इतिहास से प्रश्न है। यानी कि अगर ये दो भाग हम अच्छी तरीके से तैयार करते हैं, हिंदी भाषा का इतिहास और काव्य शास्त्र, तो इसमें आपका ये दो प्रश्न तैयार हो रहे हैं पूरी तरह से। इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ प्रश्न संख्या 3 जो है, हिंदी के सर्वनामों का उदाहरण विवेचन कीजिए और ध्वनि के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए इसकी उपयोगिता बताइए। तो व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। तो व्याकरण आपने पढ़ा है और इसे आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो इस व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को आप करके अच्छा अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। पुनः देखिए, यहाँ भी ये व्याकरण संबंधित प्रश्न है और ये एक प्रयोजनमूलक हिंदी से संबंधित प्रश्न है। तो इस प्रकार से लगभग पूरे सिलेबस का जो खंड 1 है उसको कवर करने का प्रयास किया गया खंड 1 में। लेकिन 4 प्रश्नों में आपको, अगर आप चारों के चारों प्रश्न का उत्तर देते हैं तो दूसरे भाग से केवल एक प्रश्न का उत्तर अतिरिक्त में देना होगा। 5 नंबर का जो प्रश्न है, 5वां जो प्रश्न है, वह तो अनिवार्य है। तो आइए हम लोग फिर आगे बढ़ें और खंड 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये जो 5 नंबर का जो प्रश्न है ये तो अनिवार्य प्रश्न है। यहाँ भी अब हम हिंदी साहित्य के इतिहास की ओर आते हैं। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन से संबंधित प्रश्न है। इसके बाद जो काल विभाजन है उससे संबंधित प्रश्न है। फिर उसी में जो विभिन्न जो काव्य धाराएं हुई उसके प्रवृत्ति मतलब उसका जो विशेषता है, उसके जो गुण हैं, उससे संबंधित प्रश्न है। इसके बाद कुछ प्रश्न जो हैं वो उसके अन्य उपखंड से हैं। ये देखिए, ये 3 जो प्रश्न हैं ये काव्य खंड से, ये नाटक खंड से, ये कहानी खंड से, और ये फिर हिंदी साहित्य के इतिहास से 2 प्रवृत्तियां हैं पूछी गई, एक संत काव्य धारा से, दूसरी नई कविता से। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का पोर्शन इसमें ज़्यादा है 5 नंबर के प्रश्न में, और बाकी का कम है। लेकिन फिर भी इसने बाकी सबको टच करने का प्रयास किया है, छूने का प्रयास किया है। तो हमें इसी हिसाब से तैयारी करनी होगी। प्रश्न संख्या 6 को अगर हम देखते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि दोनों जो है काव्य खंड के प्रश्न हैं। दोनों प्रश्न जो हैं वो काव्य खंड के प्रश्न हैं, यानी काव्य खंड जो है उसको तैयार करना होगा। इसका एक फ़ायदा और है कि जो 8 नंबर का जो प्रश्न है जिसे आप लोग लिखना चाहेंगे, क्योंकि उसमें एक निबंध है,
तो वहाँ पर आपको फायदा होगा। फायदा ये होगा कि काव्य खंड से सप्रसंग व्याख्या लिखना है, जो दोनों सप्रसंग व्याख्या आप लिख सकते हैं, और जिसमें अगर आप बेहतर लिखते हैं तो पूरा का पूरा अंक मिलेगा। और इसके बाद एक निबंध है, जो कि निबंध लेखन की तैयारी आप एक अलग तरीके से करके पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए, जैसा मैंने बताया, और पुनः मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे चैनल पे इससे संबंधित निबंध लेखन से संबंधित वीडियो डाला जा चुका है, और इसे आप देखें और बेहतर तरीके से निबंध लिखने के तरीके को सीखें। ये एक टेक्निक है निबंध लेखन, जिसे आप सीख सकते हैं। तो चलिए खैर हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। देखिए जो 7 नंबर का प्रश्न आपका जो है, अब हम लोग 7 और 8 नंबर के प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तो 7वां जो प्रश्न है वो हिंदी उपन्यास परंपरा में मैला आंचल यानी उपन्यास से, और ये फिर काव्य से, लेकिन काव्य में यह भाग जो है ये आपका हिंदी साहित्य के इतिहास से है। ये है हिंदी साहित्य के इतिहास से। तो ये जो आपका प्रश्न जो है ये हिंदी साहित्य के इतिहास से है, और ये उपन्यास से है। तो अगर आप इसको टच करना चाहेंगे तो ये एक बृहद क्षेत्र होता है। तो हम लोग अगर इसको थोड़ा सा देखें कि हम इससे बेहतर इसको कर सकते हैं। अगर आप इसे ही 3 प्रश्न मान लीजिए कर लेते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। 4 प्रश्न अगर कर लेते हैं 5 को मिला करके, तो पहले भाग से आपको कम लिखना पड़ेगा। तो ये आप पर निर्भर करता है। तो देखिए इसमें आपको अगर आप व्याख्या का प्रश्न लिखते हैं, ये इसमें सबसे पहली बात तो होती है कि आपको ये जानना होगा कि कहाँ से लिया गया। तो ज़्यादा कठिन नहीं है, आप याद कर सकते हैं कि कौन सा कहाँ से लिया गया है, और इसके बाद आप उसको बेहतर लिख सकते हैं। और सभी रचनाकारों की जो भाषा है उसी से पता चल जाएगा कि किस रचनाकार से यह जो काव्यांश है इसको लिया गया है, जिसकी सप्रसंग व्याख्या हमें करनी है। और जो दूसरा जो इसमें ख प्रश्न है वो निबंध लेखन से है, और निबंध लेखन की तैयारी तो आपको अलग से करनी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आप इस प्रकार से अगर चाहें तो पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है उसको बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं, और इसमें बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे देखने के लिए धन्यवाद। और हम अपने इस चैनल पे इस पूरे जेपीएससी के सेकंड पेपर के सिलेबस को कवर करने का प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास सफलता आपके साथ, और साथ ही साथ स्टडी मटेरियल्स को पीडीएफ के रूप में भी मैं उपलब्ध कराऊंगा। तो बने रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें, और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।